हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, तो विषय है रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो रासायनिक विज्ञान जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका हम बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो हमारा 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका हम भाग नंबर 10 आज आपको बताएंगे। इसके पहले हमने 9 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आप देख लिए तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम आपको बता रहे थे क्या, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो जो अति लघुत्तरी बता रहे थे उसमें फर्स्ट और सेकंड करके क्वेश्चन है। तो हमने फर्स्ट आपको 9 पार्ट में कंप्लीट करा दिया है और सेकंड का आज से हम कराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये 10 पार्ट है, भाग नंबर 10वां है। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये जो सेकंड है अति लघुत्तरी का सेकंड जो है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं इसको ध्यान से कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का जो नियम होता है वाष्प दाब में अवनमन, वो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो इसमें बताया जा रहा है क्या, पहले हेडिंग डालेंगे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है राउल्ट का नियम। तो आइए कैसे होता है वाष्प, वो किसके बराबर होता है, कैसे होता है, ये हम आपको एकदम डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले हम इसको दिखाते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यह होता है आपके मोलर प्रभाज के बराबर। तो मोलर प्रभाज क्या होता है, n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो यही इसमें बताया जा रहा है कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, ठीक है, विलेय पदार्थों विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और क्या बताया जा रहा है, विलय क्या है अवनमन, विलयन में विलेय के मोलो, ठीक है, जो विलेय है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो क्या है, यह विलेय है, ठीक है, विलेय का मोलर प्रभाज है, तो ये इसके बराबर होता है। यही नियम कहलाता है क्या, राउल्ट का नियम भी कहलाता है। ठीक है, जहां इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए आप लोग, जहां P माइनस, ठीक है, P0 माइनस PS, इसका मतलब होता है आपका क्या, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन हो गया, क्लियर है। अब देखिए जहां इसको अगर देखा जाए P0 माइनस PS अपॉन P, इसको हम कहेंगे क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन ये हो गया। और ये समझ लीजिए कि जो इसमें n है, ठीक है, जो आपका n है स्मॉल, वो क्या है, तो जो इसमें स्मॉल n है, ये है विलेय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। और जो कैपिटल N है, ये क्या है, जो कैपिटल N है, यह है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा, हमने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो आप इस राउल्ट के नियम से एकदम बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है राउल्ट का नियम। ठीक है,
समझ में आ गया? चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको समझते हैं, उसको हल भी करते हैं, ठीक है? चलिए तो देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये न्यूमेरिकल है, आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, भारानुसार, भारानुसार का मतलब भार के अनुसार, ठीक है, 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है? तो हमको क्या करना है, इसमें मोललता की गणना करनी है, ठीक है? चलिए तो हम इसको हल करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसको जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है मोललता निकालने की, ठीक है? तो मोललता को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से, ठीक है? तो हम लिखेंगे मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होता है, ये होता है मोललता बराबर फार्मूला होता है क्या, स्मॉल डब्लू, ठीक है, अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्लू, वो भी किसमें, केजी में। यही होता है मोललता निकालने का फार्मूला, ठीक है? इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन हल हम करने वाले हैं। तो पहले हम आपको चलिए क्लियर करते हुए चलेंगे कि इसमें वैल्यू कितना किसका दिया गया है। तो देखिए, परसेंटेज देखा जाता है प्रतिशत, तो 100 में से देखा जाता है, क्लियर है? तो यहां हम कह सकते हैं कि भारानुसार जो 20% पोटेशियम कार्बोनेट, 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो हमारा जो स्मॉल डब्लू का वैल्यू दिया गया है, ठीक है? स्मॉल डब्लू का मतलब पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, विलेय है, और विलेय को दिखाते किससे हैं, स्मॉल डब्लू से दिखाते हैं, ठीक है? तो देखिए, स्मॉल डब्लू का वैल्यू हमारा 20% दिया है, तो 20 मान लेंगे। इतना क्लियर है? ये हो गया 20 ग्राम, क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा कैपिटल डब्लू निकालना होगा। तो कैपिटल डब्लू हम कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी आपको बताया ना कि परसेंटेज देखते हैं तो 100 में से देखेंगे। मान लीजिए अगर विलयन आपका 100% है, ध्यान से देखिएगा, अगर विलयन आपका 100% है तो उसमें से 20% किसका है, पोटेशियम कार्बोनेट का है। तो उसमें से जो 20 पोटेशियम कार्बोनेट का है 20%, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है? जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा स्मॉल कैपिटल डब्लू बराबर आएगा कितना, घटा देंगे 100 में से 20, 80 आ गया। तो ये आ गया आपका 80 ग्राम। लेकिन हम करेंगे क्या, 80 ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो चलिए, जब हम इसको 80 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, तो ये जो 80 ग्राम है, ठीक है, इसको हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, बाकी 2 जीरो बचेगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो कहने का मतलब कि हमारा 8 एक हो गया अंक, और एक अंक नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे और यहां दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा केजी में। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केजी में क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल डब्लू है ना, वो केजी में रखना होगा, तो इसलिए हम इसको केजी में यानी किलोग्राम में बदल दिए। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको जरूरत पड़ेगी स्मॉल एम की। देखिए ध्यान से, जो जो हमको पड़ेगा जरूरत हम उसको निकालेंगे। तो हमारा कैपिटल डब्लू हो गया है और स्मॉल डब्लू हो गया है, बचा है यम। तो जो ये स्मॉल यम है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। तो इसमें पहले हम आपको देखेंगे कि इसमें जो यौगिक है उसका सूत्र क्या होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपका K2CO3। क्या होता है, K2CO3। तो क्वेश्चन में देखिए हमको K का मान दिया है, K का मान दिया 39, ठीक है। चलिए 39 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 39, ठीक है, गुणे 2 है तो 2 हो गया, प्लस अब ये कार्बन है, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है। तो ये हम कार्बन 12 यहां पे रख लेंगे, हो गया 39 हो गया, और गुणे 2 ये हो गया, प्लस कार्बन 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो यहां रखेंगे हम 16, रख दिए 16। अब देखिए कितना है ऑक्सीजन, 3 मात्रा है, तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका इसमें 39 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 39 गुणे 2 करेंगे तो 78 आएगा, ठीक है, आ गया 78। अब देखिए प्लस 12 हो गया, प्लस 16 48। अब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 138, ठीक है, आ गया 138। अब आप फार्मूले पे बिल्कुल रख के मोललता आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कैसे मोललता निकलेगा, ठीक है। तो देखिए
अभी हमने आपको मोललता का फार्मूला बताया ना, तो लिखेंगे मोललता बराबर मोललता, ठीक है। मोललता बराबर हमारा कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या है 20 ग्राम, तो हम रख देंगे 20 ग्राम, ठीक है। अब बट्टे क्या है, स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या 138, तो ये हो जाएगा 138, ये हो गया। अब बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे में दिया है आपका कैपिटल डब्ल्यू का मान केजी में रखना है, तो हमने निकाल के रखा हुआ है, कहां पे है, ये है, यही मान हम इसमें पुट करेंगे। तो आइए रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.08, इतना हो गया। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो आएगा ये आपका 20 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे क्या आएगा 138, इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो 138 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो हो जाएगा 138 गुणे ये हो जाएगा 0.08। क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब देखिए करना कुछ नहीं है, बस अब सिंपल ही कैलकुलेशन है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, इसमें पहले हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखिए आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.81, ठीक है। ये आएगा मोललता। मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किग्रा मतलब किलोग्राम, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोललता, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, आइए ये देखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए हम समझते हैं पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तापमान, जो ताप होता है वो किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए तो आइए देखिए। तो देखिए ये आंसर आपका तीसरे क्वेश्चन का कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं पहले। इसे बताया जा रहा है कि वह दर, ठीक है, वह दर जिस पर समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि अभिक्रिया जो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। कहां होता है, अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में होता है, ठीक है। तो इस जब सांद्रण परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि, ठीक है, यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित हो तो क्या हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए अभिक्रिया का वेग, तो हम निकालते हैं, देखिए अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग हम निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वेग निकालने का मतलब कि अभी हमने बताया कि अति सूक्ष्म अंतराल, जो सूक्ष्म अंतराल है, कम से कम वो dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित हो तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है। और क्या है, यदि अंतराल dt में हो, dt में अभिकारक के dc मोल शेष रहते हो तो कहने का मतलब कि यदि अंतराल dt में अभिकारक के dc मोल शेष रहते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा,
तब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तब हम लिखेंगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो जाएगा आपका क्या, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू हो जाएगा dc अपॉन dt। ठीक है, तो यही होता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, आइए अब हम और समझते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आइए समझ लेते हैं। तो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं तापमान का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव हेडिंग डाल के लिखते हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन में एकदम उसी के बेसिकली हम बताएंगे आपको। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, तापमान बढ़ने पर, ठीक है, तापमान जब बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। कहने का मतलब कि तापमान के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। लगभग सभी अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। कुछ अभिक्रिया को कक्ष ताप पर संपन्न नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जबकि उन्हीं अभिक्रियाओं को गर्म करके संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ताप का प्रभाव क्या होता है, यही होता है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।